सिर्फ सनसनी नहीं, मुद्दा संघर्ष और अधिकार की बात से लेकर वह खबर चाहे जो भी हो, लोक असर का स्पष्ट नजरिया होता है। छत्तीसगढ़ की मिट्टी में कई समाज अपनी पहचान और परंपराओं के साथ आज भी जीवित है। उन्हीं में से एक है देवागन समाज, जिसकी पहचान कभी बुनकरी और हाथ करघा से जुड़ी रही है। लेकिन आज सवाल यह है कि क्या वो पहचान अब भी उतनी ही मजबूत है? क्या बदलते दौर में यह समाज आगे बढ़ रहा है या संघर्ष कर रहा है? इन्हीं सभी मुद्दों को लेकर हम बात करने के लिए आज मौजूद हैं देवागन समाज के वरिष्ठ पदाधिकारी रितेश देवागन जी के साथ। देवागन जी, आपका हमारे चैनल लोक असर में बहुत स्वागत है। जी, धन्यवाद आदरणीय। हम चाहेंगे हमारे दर्शकों के लिए आपका एक छोटा सा परिचय हो जाए। जी 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 मैं रितेश देवांगन, अध्यक्ष अर्जुंदा ब्लॉक देवांगन समाज, और पिछले लगभग 20 सालों से सामाजिक पदाधिकारी के रूप में, सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में अपनी सेवाएं दे रहा हूं समाज को। जी, आप राजनीति से भी ताल्लुक़ रखते हैं, तो उसमें भी कौन कौन से पद में थे? जी, मैं तो ऐसे राजनीति का भी मेरा सफ़र लगभग 30-35 सालों से है, और मैं प्रमुख रूप से भारतीय जनता पार्टी से आता हूं मैं। और पहले कार्यकर्ता के रूप में अपना राजनीतिक सफ़र चालू किया। उसके बाद अर्जुंदा का, ग्राम टिकरी का मैं एक अध्यक्ष के रूप में कार्यकाल किया। उसके बाद फिर युवा मोर्चा में मेरी जिला के युवा मोर्चा में प्रचार मंत्री के रूप में हमारे सम्माननीय लोगों के मार्गदर्शन में मेरी नियुक्ति हुई। वहाँ पर भी युवा मोर्चा में काम करने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ। उसके बाद व्यापारी प्रकोष्ठ के रूप में मंडल अर्जुंदा में मैं सेवा देते आया हूँ, और फिलहाल एक कार्यकर्ता के रूप में अपनी राजनीतिक जिम्मेदारी अपनी निभा रहा हूँ मैं। दोस्तों, ये थे रितेश देवागन जी का एक संक्षिप्त परिचय। अब हम आगे सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो देवागन जी, ये बताइए कि जिला बालोद में देवागन समाज की जनसंख्या कितनी होगी? देखिए, जनसंख्या के माध्यम से अगर देखा जाए तो बालोद जिला में कम से कम में 20,000 के आसपास की जनसंख्या होगी। और बालोद जिला में जो हमारा ये अर्जुंदा, देवरी, गुंडरदेही प्रमुख रूप से सामाजिक जो व्यक्ति है यहाँ कुछ ज़्यादा है, और बाकी तो ऐसे ओवरऑल छत्तीसगढ़ का प्रमुख समाज है, बुनकर समाज है, लेकिन बहुत मात्रा में यहाँ पर उपस्थित है। हमारे समाज के लोग रहते हैं, निवास करते हैं। देवागन जी, हम सांस्कृतिक और परंपरा से जुड़े हुए सवाल भी पूछना चाहेंगे, करना चाहेंगे। तो देवागन समाज की प्रमुख परंपराएं और रीति रिवाज क्या है? जी, एक्चुअल में देवांगन समाज जो है ना, वो बुनकरी समाज है। बुनकर के माध्यम से हमारी रोजी रोटी चलती थी। और देवांगन समाज एक ऐसा समाज है जो लोगों को रोजगार देने का भी काम करता था। जैसे बुनकरी हो गया, बुनकर के माध्यम से आज आप देख सकते हो कि देवांगन समाज के लोग तो हैं बुनकरी में, लेकिन और अलग अलग समाज के लोगों ने को भी देवांगन समाज ने प्रतिनिधित्व दिया। तो बाकी अन्य किसानी काम या मजदूरी काम से हटकर हमारा जो प्रमुख व्यवसाय है, क्योंकि देवांगन समाज छत्तीसगढ़ में व्यापारिक समाज है, तो हमारा प्रमुख काम बुनकरी का, कपड़े का ही हमारा प्रमुख काम है। हम जब छोटे थे तो सुनते थे आपके समाज के लोगों को महाजन भी बोलते। जी 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 तो ये चलन कैसे पैदा हुआ, क्या है इसके बारे में बताइए। इसके बारे में मैं कहना चाहता हूँ। देखिए, जब हमारे समाज को महाजन कहा जाता है, जय देवांगन जय महाजन हमारे समाज का नारा है। क्योंकि ये पुराने लोग हैं जो हमारे समाज का ये जो नारा ये किए हैं, तो निश्चित तौर पे या तो हमारे समाज के लोग महान जन हुआ करते थे, और जो हमारे समाज के बारे में ये, चूंकि व्यापारी समाज है,
महाजन किसको कहते हैं? लगभग साहूकार के लोगों को कहते हैं। तो हमारा समाज ऐसे प्रतिष्ठित समाज और व्यापारी वर्ग का समाज है। तो जैसे हमारे पूर्वजों के माध्यम से सुनने आता है, तो लोगों को महाजन के रूप में सहयोग करना, पैसा चलाना, यानी इस टाइप से परंपराएं जो हमारे बड़े बुजुर्गों के माध्यम से हमको सुनाई देता है, इसी कारण हमारे समाज को महाजन कहा जाता है। अच्छा अच्छा। शादी ब्याह में कौन कौन सी खास परंपराएं निभाई जाती है? देखिए, शादी ब्याह में जो परंपराएं हैं, तो छत्तीसगढ़ की जितनी समाज है, लगभग सारे समाज के एक ही परंपरा के हिसाब से चलता है। फिर भी हमारे समाज में एक पार सिस्टम है, और पार के लोगों को के माध्यम से सारी जो रीति रिवाज हैं, गतिविधियां हैं, वो संचालित होती है समाज स्तर में। लोगों को शादी के समय बुलाना, पंगत में बिठाना, तो उसमें एक कुछ बुजुर्गों को और बच्चों को, यानी एक बुजुर्ग और एक बच्चा ऐसा रहता है, तो एक दो पत्तल में रहता है भोजन जो अपन खाते हैं, चाहे आप मीठा भोजन बोलो, खीर पूड़ी बोलो, या चावल दाल, जो भी उपलब्ध वहाँ पर रहता है। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, चिकन साव, भल भल काट, काकर लैका, फलानक लैका, काकर बेटी, फलानक बेटी, सोनक दहेज पड़े, चांगोलो, ये हमारा एक शब्द है। लेकिन उसके बारे में मेरे पूर्वजों के मुख से एकदम से ऐसा सुनने को नहीं मिला कि इसका अर्थ क्या है। लेकिन कुछ न कुछ जो भाषाएं जो होती है ना, कहने का मतलब ये है, बहुत सुंदर विवाह हो, आपका लाख रुपया दहेज पड़े, आपका घर प्रसन्न हो, जो वर वधू है सुखी रहे, ये उसका उद्देश्य है। तो ये जो अभी आप जो बोले, तो ये मराठी के शब्द जैसे महसूस होता है। तो क्या आपके जो पूर्वज जो महाराष्ट्र से आए हुए हैं, क्या है? नहीं, हमारे जो पूर्वज है ना, वो छत्तीसगढ़ के ही पूर्वज है। क्योंकि हम लोग कोस्टा लिखते हैं, तो कोस्टा समाज से आते हैं। महाराष्ट्र में जो कोस्टा है, वहाँ पर उन लोग कोष्टी आते हैं, क्योंकि हम लोग पिछड़ा वर्ग में यहाँ पर आते हैं। लेकिन जो कोष्टी समाज है ना, वहाँ पर आपको एससी कैटेगरी में आएंगे लोग। तो ये जो हमारी परंपरा है, वो छत्तीसगढ़िया परंपरा ही है, जहाँ तक मुझे मालूम है। क्या आधुनिकता के चलते आज आपके समाज की परंपराएं विलुप्त तो नहीं हो रही हैं? बहुत सारी परंपराएं हैं जो विलुप्त हो गई है। आज आप देख सकते हैं कि शादी ब्याह में कई प्रकार के आडंबर हैं, फोटो, प्री वेडिंग शूट, इसका जो चलन था, लेकिन हमारे समाज के लोगों ने उनको प्रतिबंधित किया, और आज लगभग तो समाप्ति की ओर है। और दान दहेज के लिए भी हम लोग थोड़ा सा अब कमी करने का प्रयास करते हैं। और जो हमारे यहाँ क्या कहते हैं उसको, जो चौथिया जो पुरानी परंपरा है शादी ब्याह की, चौथिया का जो सिस्टम है, हमारे समाज के लोगों ने उसको समाप्त कर दिया। अच्छा। समाज के त्योहार और सामाजिक आयोजन है ना, ये सांस्कृतिक आयोजन जी, वो कैसे होता है, कैसे मनाते हैं? देखिए, हमारे जो कुल देवी है, माता परमेश्वरी को मानते हैं हम लोग, और बुनकर हैं हम लोग। तो बताते हैं पुराने सियान लोग कि हमारे जो पूर्वज थे दीपचंद देवांगन, जिसको परमेश्वरी पुत्र कहा जाता है, वो कमल के नाल के रेशे से उन्होंने वस्त्र का निर्माण कराया। और मां परमेश्वरी के पुत्र होने के नाते लोगों को हमने लज्जा ढकने का, मर्यादा में रहने का हमको उपलब्धि हासिल है कि हमारे समाज के माध्यम से परमेश्वरी पुत्र होने, दीपचंद के वंशज है हम लोग, आंडी माता के वंशज है। तो वस्त्र निर्माण कर हमने सामाजिक मर्यादा को उसको आगे बढ़ाया। अच्छा। ये हमारे समाज का प्रमुख ये है। तो ये परमेश्वरी देवी कौन है और उसका क्या महत्व है? देखिए, परमेश्वरी देवी तो दुर्गा का ही रूप है, आप जैसे कि नाम के हिसाब से जान सकते हैं।
परमेश्वरी देवी दुर्गा का रूप है और हमारे समाज की कुल देवी है। तो लगभग लगभग प्रत्येक परिवार में देवी का विराजमान रहता है, देव कार्य वगैरह होता है। तो हमारे देव कार्य में प्रमुख रूप से एक सेत का होता है जिसमें मांसाहारी नहीं चलता, और कुछ जो है जो पुरानी जैसे जो बलि प्रथा के हिसाब से छोटी छोटी जो मुर्गी वगैरह है, ये हमारे यहाँ खास तौर पे जो 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 सेत में नहीं करते उन लोग करते हैं। मारन प्रथा जो है उसमें रहता है, परमेश्वरी को चढ़ाया जाता है। और खास तौर पे ये जो है हमारा ये है वो हरेली के दिन हमारे यहाँ लगभग लगभग सब देवता में चढ़ता है, चाहे आप सेत के रूप में करें या तो फिर आप यानी मुर्गी वुर्गी के हिसाब से करें। अच्छा। ये हमारी परंपरा है। क्या आज की युवा पीढ़ी अपनी कुल देवी और परंपराओं से जुड़े हुए हैं? देखिए, अब समय बदलता दौर है, लेकिन आज भी हम अपने बच्चों को ये संस्कार देते हैं कि अपनी कुल देवी जिसके आशीर्वाद से हम यहाँ पर ऊपर हैं, अपना सुखमय जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पे माता का प्रसाद है, माता का आशीर्वाद है। क्योंकि लोग कुछ भटके हुए लोग हैं समाज से अलग होकर, या कई लोग ऐसा देखने में आया है कि सामाजिक जो गतिविधियों से अलग हटकर, क्योंकि हम हिंदू धर्म के लोग हैं, तो अलग अलग धर्मों में भी जाना चालू कर दिया है। धर्मांतरण का मुद्दा हमारे समाज में है, और उस वजह से कुछ युवा पीढ़ी लोग समाज के दायरे से हटकर जाना प्रारंभ कर दिया। लेकिन फिर भी हमारा समाज अभी माता परमेश्वरी के आशीर्वाद से बहुत अच्छा है। माता परमेश्वरी को हमारे पूरे युवा लोग, पूरे महिला लोग, पूरे सब लोग मानते हैं। ऐसा कोई स्थान है क्या आप लोगों का, कोई धार्मिक स्थल जहाँ पे देवांगन समाज के लोग इकट्ठे होते हो जाते हैं? देवांगन समाज के स्थल के बारे में अगर बोला जाए तो ऐसा कोई बहुत बड़ा स्थल नहीं है, क्योंकि अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने स्थान में, जैसे अर्जुंदा में परमेश्वरी मंदिर का निर्माण है, हमारे ब्लॉक का प्रमुख मंदिर डोडिया में है, वैसे ही सब अलग अलग जगह मोहंदी पाट में मंदिर है। तो लगभग लगभग छत्तीसगढ़ में जो ग्रामीण जो समाज है उनके माध्यम से मंदिर का निर्माण हुआ है। और ऐसी बाकी और मेरे जानकारी में ऐसा नहीं है कि कोई बड़ा मंदिर हो, परमेश्वरी मंदिर हो ऐसा करके, तो उसी हिसाब से। जी देवांगन जी, कुछ आर्थिक मुद्दों पर भी अपन बात करते हैं। तो पहले देवांगन समाज की पहचान बुनकर के रूप में होती थी जी। आज ये परंपरा कितनी बची हुई है? देखिए, बुनकर हमारा महत्वपूर्ण पेशा है। बुनकर के माध्यम से ही हमारी पहचान बनी हुई है। और एक चीज बताता हूँ मैं, हमारे समाज के लोग ना सुबेरे 4 बजे से उठकर बुनकरी का काम करते थे, और शाम होते ही जैसे गोधली बेला होती है, और जब जो बर्दी जो गाय वापस आते हैं, गोधली बेला जिस समय गाय वापस आती है, तो एक हमारे समाज की परंपरा रही है, उसको कहते हैं कोष्टा बिहारी। मतलब आज के पुराने बुजुर्ग लोग बताते थे, हो गएगा कोष्टा बिहारी, मतलब शाम का जो भोजन है हमारे समाज के लोग, क्योंकि 4 बजे उठकर काम करते थे, मांगा बीनते थे और जल्दी सो जाते थे, तो जल्दी सो जाते थे, जल्दी खा के सो जाते थे। यानी स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी हमारे समाज ने संदेश देने का कोशिश किया है कोष्टा बिहारी के नाम से, कि समाज के लोगों ने उस चीज को पालन किया। जो आज वर्तमान में हम देखते हैं, जो जैन समाज के लोग हैं, सूर्य डूबने से पहले खा लेते हैं, उसके बाद नहीं खाते। ये स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है, और इसका जो जनक है, मैं समझता हूँ, जहां तक मुझे जानकारी है, ये देवांगन समाज है, कोष्टा समाज है। तो आज कितना प्रचलित है कोष्टा बिहारी? देखिए, कोष्टा बिहारी के वर्तमान पीढ़ी के लोग नहीं जानते हैं। पुराने जो सियान हैं, पुराने दीगर लोग भी है, अदर समाज के लोग भी हैं, उन लोग भी जानते हैं कोष्टा बिहारी।
हाँ, हम भी कई बार पूछते जी थे, जी, हमारे कोस्टा बिहारी बन जानते हैं। लेकिन मैं जब हुन्नरी ब्लॉक देवांगन समाज का अध्यक्ष बना तो 2023 में एक कार्यक्रम कराया अर्जुंदा में, परमेश्वरी भवन में। उसका नाम था कोस्टा बिहारी। अच्छा। तो कोस्टा बिहारी के नाम से मैंने कार्यक्रम कराया कि लोगों को, आज वर्तमान पीढ़ी वाले लोग जाने कि कोस्टा बिहारी है क्या। तो प्रदेश के हमारे समाज के प्रमुख नेता लोग आए थे। उनके सामने जितने लोग भी 200-400 लोग थे, उनके सामने हमने प्रयास किया कि कोस्टा बिहारी क्या चीज है वो जाने। और एक बहुत अच्छा पहल था कोस्टा बिहारी। आज कहीं ना कहीं कुछ लोग यानी आसपास के जो लोग हैं वो जानते हैं, जहाँ आयोजन हुआ उसके हिसाब से, लेकिन पुराने सियाह नहीं जानते, वर्तमान पीढ़ी नहीं जानते। भविष्य में ऐसा भी हमारा सोच है कि कोस्टा बिहारी को प्रदेश स्तर में हम उसको आयोजन करें, ताकि हमारी समाज की परंपरा, हमारी समाज की रीति नीति, जो सांस्कृतिक महत्व है, वो लोगों के बीच में जाए, हमारे समाज के युवा पीढ़ी के बीच में जाए। सरकार की हाथकरघा या बुनकर की जो योजनाएं जो चलती है, तो समाज को कितना लाभ मिलता है या मिल रहा है? देखिए, समाज जो बुनकर व्यवसाय में जुड़ा हुआ है, क्योंकि अभी उसमें जो हमको बेनिफिट मिलना चाहिए वो बेनिफिट नहीं मिल पा रहा है। उसका कारण क्या है? आधुनिकता, मशीनीकरण। पहले आप देखते रहे होंगे, कोस्टा हुआ साड़ी पहनते थे लोग, कोस्टा हुआ पंछा पहनते थे, धोती पहनते थे, सलूखा पहनते थे। आज आधुनिकता के दौर में जीन्स, टी शर्ट और दुनिया भर के लोग पहनना चालू कर दिए। तो कहीं ना कहीं हमारे समाज का जो मूल जो बुनकरी ये है वो प्रभावित हुआ है। और ऐसे बहुत कम नई पीढ़ी है जो बुनकरी में जाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि जो रोजी जो चलता है रोजी मिल जाता है, लेकिन उससे गृहस्थ नहीं चलता। गृहस्थ चलाने के लिए हम चाहते हैं कि हमारे समाज के लोगों को, जो काम करते हैं, उन लोग को भरपूर रोजी मिले, ताकि उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो। यानी बाजार में मशीन आने से जी जो आपके पारंपरिक जो काम है उससे बहुत असर पड़ा है। जी, बहुत असर पड़ा है। तो अपन ये मान सकते हैं कि क्या मशीनीकरण होने से देवांगन समाज में आर्थिक तंगी की स्थिति आई है? जी, एक्चुअल में देखिए, बुनकर लोग तो जो है वो अभी तक कर ही रहे हैं, क्योंकि हमारा समाज, बोला ना, हमारा समाज व्यापारिक समाज है। उन्होंने अलग बुनकर से हटकर काम किया। जैसे आप अधिकतर देखोगे कि जो टेलरिंग का काम करते हैं, लगभग देवांगन समाज के लोग बहुत ज्यादा मात्रा में टेलरिंग का काम करते हैं। जिन्होंने कपड़े का जो काम जो करते थे बुनकर, वो आज बढ़िया बढ़िया बड़ा बड़ा दुकान खोल के बैठे हैं। प्रमुख रूप से जो कोसा के जो व्यापारी है वो हमारे समाज के, और आज जांजगीर चांपा में आप देख सकते हैं कोसा के बहुत बड़े 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 शोरूम है। ये बता सकता हूं मैं, विदेशों में भी कोसा की सप्लाई होती है। और जो कोसा से बना है कोस्टा समाज, कोसा के काम करने वाले के कारण हमारा कोस्टा समाज बना है। तो व्यापारिक स्थिति में तो बहुत अच्छी है, कपड़े का काम कर रहे हैं और संपन्न लोगों के पास व्यवसाय है। लेकिन जो मजदूर वर्ग के लोग हैं हमारे समाज के, वो थोड़ा सा उनकी आर्थिक स्थिति प्रभावित हुए उन लोग, ये बात है। तो समाज में काफी समय से आप प्रतिनिधित्व करते आ रहे हैं, तो समाज के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए आप क्या प्रयास कर रहे हैं, या आपका समाज क्या प्रयास कर रहा है संगठन में? देखिए, आर्थिक सशक्तिकरण के लिए हमें प्रमुख रूप से रोजगार के साथ जो साधन है उसको उपलब्ध कराना चाहेंगे। व्यवसाय के दृष्टिकोण से तो चल रहे हैं, लेकिन हम लोगों को खेती किसानी में भी आगे आना है। और शिक्षा के क्षेत्र में या राजनीति के क्षेत्र में या और कई प्रकार की जो क्षेत्र है ना, तो क्षेत्र जब आप विषय चयन करेंगे आप, तो निश्चित तौर पे उसमें आगे बढ़ते जाएंगे। अब कृषि आप अच्छे ढंग से करेंगे, प्रोफेशनल खेती करेंगे, तो निश्चित तौर पे आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी।
तो कहीं ना कहीं एक धीरे धीरे समाज आगे बढ़ रहा है, ऐसा मैं महसूस करता हूँ। शिक्षा के क्षेत्र में भी अच्छे अच्छे लोग हैं। अभी बहुत सारे लोगों ने पीएससी की परीक्षा अच्छे अंकों से प्राप्त की और अधिकारी बन रहे हैं। तो समाज के भीतर शिक्षा का स्तर कैसा है? समाज के भीतर शिक्षा का स्तर तो बहुत अच्छा है। हमारा शिक्षित समाज है और जागरूक समाज है, तो शिक्षा का स्तर मेरे हिसाब से बहुत अच्छा है। लोग पढ़े लिखे हैं और ऐसा कम निरक्षर वाले लोग नहीं रहते, सब साक्षर है हमारे यहाँ। क्या आज भी समाज दहेज, फिजूल खर्च या अन्य सामाजिक बुराइयां मौजूद है समाज में? जी, वो तो लगभग लगभग हर समाज में मौजूद है सामाजिक बुराइयां। क्योंकि मैं बताया थोड़ा सा हमारे समाज में मांसाहार और नशापान की जो ये है वो बहुतायत मात्रा में, क्योंकि बता रहे हैं ना, वो धार्मिक रीति के हिसाब से लोग उसको ये करते हैं। तो इसमें थोड़ा सा सुधार की आवश्यकता है। ये सब चीज में थोड़ा सा हमको अलग सिरे में, नए सिरे में जाना है। समाज के गरीब और पिछड़े वर्ग के लिए क्या व्यवस्था है संगठन की ओर से? और बहुत बार देखने या सुनने में आता है कि लड़कों को लड़कियां नहीं मिल रही हैं, तो इसके लिए संगठन क्या कर रहा है? क्या कुछ उपाय है इसके लिए? जी जी जी, देखिए, एक समय हमारा नारा हुआ करता था, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। वर्तमान में समझता हूँ लगभग लगभग सभी समाज में अब तो ये कंडीशन आ गया है कि बेटा पढ़ाओ बेटा बचाओ। तो कंडीशन ऐसी आ गई है कि हम बेटा के लिए ना वधू खोज नहीं पा रहे हैं। ऐसी स्थिति उसका कारण ये है कि आज लड़के लोगों ने अपनी शिक्षा की जो ये है, जो उच्च स्तर की जो पढ़ाई है उसको कम कर दिया है, और लड़कियां काफी मात्रा में वो उच्च शिक्षा प्राप्त कर रही है। तो कहीं ना कहीं ये जो वर वधू वाली जो समस्या है ना, हमारे समाज में भी और लगभग लगभग सभी समाज में वो स्थिति आ गई है कि वर को वधू नहीं मिल पा रही है। और लोग क्या है, अपने बच्चे के लिए अच्छा वर चुनते हैं। तो लोगों का जो वो है, सोच है, नौकरी वाले लोग के लिए ये सोच को बदलने का अवसर है कि हम खाली नौकरी के पीछे ही नहीं जाए। हमारे घर बेटा है तो हम कहीं पर जाते हैं तो नौकरी वाले बोलेंगे तो कैसा लगेगा। तो उस हिसाब से कहने का मतलब ये है कि हम उसकी आर्थिक स्थिति देखें, उसका संस्कार देखें, है ना, और समाज में क्या स्थिति है उसके हिसाब से हम अपनी जो शादी ब्याह की रस्म है उसको करें, ऐसा है। समाज अंतरजातीय विवाह के लिए क्या बात कर रहे थे? अंतरजातीय विवाह को लेकर, तो इसको लेकर समाज के भीतर क्या सोच है? देखिए, अंतरजातीय वही बोल रहा हूँ ना मैं, समाज का कोई भी सामाजिक आदमी ये नहीं चाहेगा कि मेरा पुत्र मेरी पुत्री दूसरे समाज में जाए, क्योंकि हम लोग समाज से जुड़े हुए हैं और सामाजिक मान मर्यादा में रहते हैं। तो अंतरजातीय विवाह के लिए हम लोग कभी प्रोत्साहन नहीं करते, क्योंकि शासन अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहित करती है। तो हमारी कोशिश ये है कि हमारे बच्चे अंतरजातीय विवाह ना करें और समाज के रीति, समाज की गतिविधि में रह के अपने समाज के लोगों से अपना विवाह संबंध स्थापित करें। लेकिन देवांगन जी, सिर्फ आपके समाज को नहीं बोल रहा हूँ, लगभग समाज में जो सामाजिक जो संगठन है या जो समिति बनी हुई है, उसमें यह देखा गया है कि जो समाज के जो बड़े लोग हैं, धनपति लोग हैं, या जिनके पास पैसे हैं या बड़ी नौकरियां हैं, ऐसे लोग अंतरजातीय विवाह कर लेते हैं। वो उसको समाज दंडित नहीं कर पाता, लेकिन छोटे तबके के ऊपर वो दंड लागू करते हैं। तो इस पर समाज को पहल क्यों नहीं करनी चाहिए? आप क्या सोचते हैं? मेरा सोचना ये है, मेरा मानना ये है कि आज भी अगर मान लो बात समाज के बारे में हम बात करें तो ग्राम स्तर पे ही समाज जीवित है।
क्योंकि शहर जो है बहुत बड़ा क्षेत्र हो जाता है और गांव एक छोटा सा एरिया रहता है जहां पर कुछ लोग रहते हैं। तो वहां पर समाज की जो गतिविधियां हैं, सामाजिक नियम कायदे वहां पर लागू होती है। और बहुत सारे लोग जो आप बोल रहे हैं ना, जो बड़े वर्ग के लोग, तो बड़े लोगों को समाज से क्या मतलब? उन लोगों को जो समाज में जुड़ेंगे, समाज में के साथ रहन सहन करेंगे, सामाजिक व्यक्ति के साथ मिलजुल कर अपनी सहभागिता निभाएंगे तो समाज के बारे में जानेंगे ना। और जिनको समाज से मतलब नहीं है वो अपनी व्यवस्था के हिसाब से चला जाता है। तो समाज आज भी ग्राम में है, बाकी जगह समाज लगभग एकदम खत्म तो नहीं बोल सकता, लेकिन कहीं ना कहीं जो नियम कायदे वगैरह हैं वहां से हट कर काम कर रहे हैं। और कुछ चीजों के लिए समाज है और सामाजिक रीति रिवाज की वजह से कुछ ग्रामीण लोग जुड़े हुए हैं और बाकी लोग कटे हुए हैं। अच्छा, ये बताइए रितेश जी, समाज में महिलाओं की क्या स्थिति है? महिला सशक्तिकरण को लेके कहें या उनके पढ़ाई लिखाई या रोजगार को लेके? अभी कुछ समय से बदलाव बहुत आया है। आज आप देखेंगे महिला लोग आगे आकर, चाहे व्यवसाय में हो या कोई भी क्षेत्र में हो, आगे आकर समाज की महिला लोग फ्रंट में आकर काम करना चालू कर दिए हैं। जैसे आज हमारे यहाँ श्रीमती जी है, सरपंच बनी है, तो निश्चित तौर पे सरपंच बनकर वो अपने लेवल में काम कर रही है। व्यापार भी समाज की महिलाएं लोग चला रही है। अधिकतर व्यापार देखिए जिसमें महिला लोग की भागीदारी है। और हर क्षेत्र में, जैसे बुनकर में भी है ना, आप अक्सर देखेंगे कि बुनकर में भी महिलाओं की भागीदारी है। तो मांगा बिनने का काम है ना, वो महिला लोग बहुत मात्रा में करते हैं, बहुत आयत मात्रा में करते हैं। अब कुछ समाज के राजनीतिक मुद्दे की भी बात अपन करेंगे। तो राजनीति में देवागन समाज की भागीदारी कितनी है? क्योंकि हमारा समाज व्यापारिक समाज है, मैंने पहले भी आपको बताया। राजनीति में अब लोग आना चालू किए हैं। पहले बहुत कम की संख्या में राजनीति में आते थे समय अभाव के कारण। अब राजनीति में दखल दे रहे हैं हमारे समाज के लोग और अच्छे अच्छे पोस्ट में आप देखेंगे विधायक के रूप में भी बहुत सारे हमारे समाज के लोगों ने प्रतिनिधित्व किया है। चाहे आप महापौर के रूप में देखें, जनपद अध्यक्ष के रूप में, जिला पंचायत अध्यक्ष के रूप में या पंच के रूप में भी अब लोगों की भागीदारी बढ़ी है। क्योंकि समय के साथ साथ ना सामाजिक मांग है, जब तक हम राजनीति में सक्रिय नहीं रहेंगे हमारे समाज को जो सम्मान मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता। इस कारण अब थोड़ी सी जागरूकता बढ़ी है, लोगों ने अब राजनीति में अपना कदम बढ़ाया है। क्या समाज को जनसंख्या के अनुरूप राजनीति में प्रतिनिधित्व मिल रहा है? नहीं, समाज को जितनी जनसंख्या है, छत्तीसगढ़िया समाज है, जितना राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए हमारे समाज को नहीं मिल रहा है। हम लोग कोशिश करते हैं कि हमारे समाज को राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिले, क्योंकि समाज के आधार पर ही राजनीति मतलब टिकट का बंटवारा नहीं होता। सामाजिक व्यक्ति की भागीदारी, उसकी सार्वजनिक भागीदारी भी बहुत मायने रखती है। अगर हम खाली सामाजिक व्यक्ति होने के नाते अपनी राजनीतिक यात्रा चालू करेंगे तो इसमें नहीं रहेगा। तो हम अपनी सार्वजनिक जीवन भी जिए ना समाज के माध्यम से या अन्य क्षेत्र में, तो निश्चित तौर पे हमको सामाजिक प्रतिनिधित्व मिलेगी। फिलहाल अभी हम जो प्रमुख रूप से जो पार्टियां हैं हमारे छत्तीसगढ़ में, तो हमको जनसंख्या के अनुपात के हिसाब से हमको जो राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए वो प्राप्त नहीं होता है। समाज के जो मुद्दे हैं उनको सरकार तक पहुंचाने के लिए क्या रणनीति है संगठन का? देखिए, समाज के जो मुद्दे हैं उसको समय समय पर विभिन्न आयोजन के माध्यम से हम लोगों ने सरकार तक के पहुंचाने का प्रयास किया है। शासन प्रशासन तक के अपनी बातें पहुंचाने का महत्वपूर्ण माध्यम है कोई भी प्रकार का आयोजन। हम अपनी परमेश्वरी जयंती मनाते हैं या कोई भी सामाजिक आयोजन कराते हैं
तो कहीं ना कहीं हम जनप्रतिनिधि को बुलाते हैं और अपनी मांग ये करते हैं। जैसे हमारा छत्तीसगढ़ शासन में खादी के माध्यम से हमारा जो ये है छत्तीसगढ़ हाथकरघा उद्योग, तो छत्तीसगढ़ हाथकरघा उद्योग में हमारे समाज के लोगों की भागीदारी रहती है और हम वही चाहते हैं कि समाज के लोगों को छत्तीसगढ़ हाथकरघा में उनको योगदान मिले। समाज की समस्याएं और चुनौतियों पर भी हम नज़र डालेंगे। आज अपन देखें तो देवागन समाज की सबसे बड़ी समस्या क्या हो सकती है, क्या है? देखिए, देवांगन समाज की समस्या के बारे में तो बहुत सारी समस्याएं सामाजिक रूप से वो उसको बखान करना, फिर भी एक आध ऐसी कोई समस्या जो बड़ी समस्या हो। नहीं। देखिए, सामाजिक समस्या में प्रमुख रूप से हम तो बोल रहे हैं ना कि नशा पान की जो ये कुरीतियां हैं उनको हमको खत्म करना है और समाज के लोग शिक्षित हो, जागरूक हो, सफल व्यवसायी बने, सफल कृषक बने और राजनीति में उनका एक बहुत अच्छा दबदबा बने, राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिले। इसका हम लोगों ने प्रयास करने का प्रारंभ किया है। तो समाज के विकास के लिए क्या प्राथमिकताएं तय है? समाज के विकास के लिए लोगों को आगे आना पड़ेगा, समाज में जुड़ना पड़ेगा, सामाजिक गतिविधियों में शामिल होना पड़ेगा, समाज के रीति रिवाज, उनकी संस्कृति को निभाना पड़ेगा, उससे रूबरू होना पड़ेगा। युवा पीढ़ी है, उनको समाज के बारे में जानना होगा। बालिकाएं हैं, महिलाएं हैं, समाज से जब तक नहीं जुड़ेंगे समाज का उद्धार होने वाला नहीं है। समाज का अगर भला करना है तो सामाजिक लोगों को एकता बनाना पड़ेगा, एकजुटता बनानी पड़ेगी, तब कहीं समाज का उद्धार होगा। तो क्या समाज में प्रतिनिधित्व के लिए चुनाव लड़ना होता है? जी। और इसके लिए क्या योग्यता जरूरी है कि अनुभव? वर्तमान समय में अनुभव ही महत्वपूर्ण है। जैसे हम जो चुनाव लड़ते हैं जी, कोई भी चुनाव हो जिसमें योग्यता वर्तमान समय में मायने नहीं रखता। योग्यता रहनी चाहिए, ये बात सत्य है, लेकिन अनुभव सबसे बड़ी चीज है। अनुभव से ही विकास होता है, अनुभव से ही समाज का विकास होता है, अनुभव से ही देश का विकास होता है, अनुभव से ही ग्राम का विकास होता है। कई ऐसे लोग हैं जो अनपढ़ रहते हुए भी विकास की धारा में अपनी सहभागिता दी है, लेकिन योग्यता भी मायने रखता है, योग्यता भी रहनी चाहिए। योग्यता के साथ साथ अनुभव भी आवश्यकता है। क्या यह सच है कि समाज के जो नेता जो बनते हैं वो पद तक सीमित रहते हैं और जमीनी स्तर पर कुछ काम करते नहीं हैं? देखिए, इसे आप कहाँ तक सही मानते हैं? एक्चुअल में क्या है, जब क्योंकि बहुत बार हमको यह भी सुनने में, देखने में आता है कि बस सामाजिक जो ये है ताना बाना है, तो वो बस कौन गलत काम कर रहा है, क्या है, तो उसको दंड लेने में या कुछ खाने पीने में ही सब व्यस्त रहते हैं। ऐसे सुनता हूँ, लेकिन नहीं, क्या देखिए, वो एक्चुअल में क्या है, जब हम समाज में उठते बैठते हैं और सामाजिक जो दायित्व निभाते हैं, चाहे पदाधिकारी के रूप में हो, चाहे कार्यकर्ता के रूप, जिस भी रूप में अपन निभाते हैं, तो हमारे सामने बहुत सारी चुनौतियां रहती है, बहुत सारे कार्य रहते हैं जिसको हमको करना पड़ता है। क्योंकि हमारा व्यक्तिगत कार्य भी रहता है और सामाजिक कार्य भी रहता है। तो ऐसा नहीं है कि समाज में पद पाने के बाद लोग बाकी चीजों में ये हो जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। समय के हिसाब से, जरूरत के हिसाब से और महत्वपूर्ण आदमी की जो यानी उसकी महत्वाकांक्षा के हिसाब से वो किस स्तर में सेवा करना चाहता है समाज का, उसकी सोच ऊपर डिपेंड करता है कि वो समाज को कितना व्यक्त दे सकता है। क्या आपको लगता है कि देवागन समाज के भीतर एकता की कमी है? देखिए, एकता की कमी मैं तो नहीं मानता, मेरा व्यक्तिगत ये है। भले हम सामाजिक
कार्यक्रमों में अपनी बात रखते हैं, समाज में एकता की कमी है, लोगों को हम बताएंगे नहीं कि हमारा समाज संगठित नहीं है, समाज को संगठित कीजिए ऐसे करके, तो लोग जुड़ेंगे नहीं ना। और हम बोलेंगे हमारा समाज संगठित है और हम कार्य नहीं करेंगे तो संगठन कहाँ से मजबूत होगा। तो लोगों के बीच में ये संदेश भी जाना चाहिए कि हमारे समाज को मजबूत करने के लिए और अच्छा मजबूत करने के लिए हमको और क्या क्या करना चाहिए, ये हमारा संदेश जाना चाहिए। इस हेतु हम लोग काम करते हैं, लेकिन समाज में एकता है, देवांगन समाज में, ये मैं मानता हूँ। समाज के वरिष्ठ पदाधिकारी होने के नाते समाज को या आज की जो युवा पीढ़ी है समाज की, उसको क्या संदेश देना चाहेंगे, अपील करना चाहेंगे? देखिए, समाज के प्रमुख हम लोग हैं और हमेशा कार्यक्रम में सामाजिक गतिविधियों में शामिल होते हैं। हम तो यही चाहते हैं कि लोग समाज से जुड़े, समाज के रीति रिवाज का पालन करें, और जहाँ कहीं पर भी ऐसा लगता है कि हमें सामाजिक व्यक्तियों की आवश्यकता है, वहाँ पर निश्चित तौर पर, जैसे शिक्षा के क्षेत्र में मान लो बात, कोई गरीब पढ़ाई नहीं कर रहा है, उसको आर्थिक स्थिति कमजोर है, तो वहाँ पर समाज को आगे आकर उसकी सहायता करनी चाहिए और समाज के लोगों के सुख दुख में बैठकर उनकी मुसीबतों का समाधान कर हम समाज को ऊंचा ले जाएं, ऐसी हमारी सोच है। और लगभग सब लोगों की यही सोच होती है। और भविष्य में कभी ऐसा मौका मिले तो, जैसे कि हम तो 20 साल से 25 साल से कर ही रहे हैं सामाजिक सेवा, लेकिन और अगर मान लो बात समाज सेवा के रूप में हमारा योगदान रहे तो निश्चित तौर पे हम समाज के लिए कुछ करना चाहेंगे, क्योंकि सार्वजनिक जीवन जीते हैं और सार्वजनिक जीवन में अच्छे कार्यों के लोग प्रोत्साहन करना ये हमारा काम है। और सामाजिक पदाधिकारी होने के नाते हम निश्चित तौर पे हमारा समाज आगे जाए, आगे बढ़े, ये सोच हमारी है। एक प्रश्न रह गया, उसको कर लेता हूँ मैं। समाज में जैसे आर्थिक रूप से कमज़ोर है, पढ़ने लिखने में अच्छा है, तो उनके लिए समाज पहल तो करता है, ठीक है, लेकिन ये भी देखा गया है लगभग समाजों में, शायद आपके भी समाज अछूता नहीं है उस बात से, उस स्थिति से, जैसे बहुत से विकलांग लड़की या लड़के होते हैं, तो एक तरह से समाज से कटा हुआ रहते हैं वो, तो उनको आगे बढ़ाने के लिए, उनके शादी विवाह के लिए क्या समाज क्या पहल करता है, ऐसा कुछ है क्या? समाज की पहल प्रमुख रूप से रहता है गरीबों के लिए, हम निश्चित तौर पे करने की कोशिश करते हैं। जैसे हमारे समाज में आदर्श विवाह भी होता है, तो आदर्श विवाह में जो गरीब के लोग हैं, जो शादी ब्याह के खर्चा नहीं उठा पाते, तो एक सामाजिक कार्यक्रम के माध्यम से हम चाहते हैं कि समाज के लोग आए, आदर्श विवाह में दाम्पत्य सूत्र में बंधे। तो ऐसा प्रयास रहता है कहीं ना कहीं, चाहे विकलांग हो, चाहे गरीब परिस्थिति की हो, या कोई भी ये हो। हमारी जो सामाजिक जिम्मेदारी है, हमारी जो सामाजिक जो ओहदा के हिसाब से हम चाहते हैं कि समाज के विभिन्न वर्ग के लोग, वो सारे लोगों को हमको सहयोग करने का मौका मिले, ऐसा हमारा सोच है। तो ये थे देवांगन समाज के वरिष्ठ पदाधिकारी रितेश कुमार देवांगन जी। अभी हम उनसे समाज की स्थिति, चुनौतियां और उम्मीद को लेकर लोकअसर के विभाग बातचीत में चर्चा कर रहे थे। अब यह सवाल है कि क्या सरकार और समाज मिलकर इन समस्याओं का समाधान निकाल पाएंगे? आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। और ऐसे ही ज़मीनी मुद्दों को देखने के लिए हमारे चैनल लोकअसर को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए। साइबर अपराधों से बचिए, सावधान रहें, सुरक्षित रहें। देखते रहिए लोकअसर। मैं हूं दरवेश आनंद। फिर मिलते हैं एक नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय जवाहर।